जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। देहरादून स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो उत्तराखंड के दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बता देता हूं, यहाँ पर जितने भी फैक्ट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको ये याद भी होने चाहिए। याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सारे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। पहली बात क्लास की ये होगी। दूसरी बात दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट क्या होंगे कि वो खोज रहे होंगे उत्तराखंड इतिहास की क्लासेस, है ना। तो उत्तराखंड इतिहास के लिए आपको डॉक्टर अजय रावत की जो बुक है वो आपको कंप्लीट करा रखी है। उस क्लास को दिखेगा, लगभग पौने 7 घंटे की क्लास है। अजय राउत उत्तराखंड बुक नाम से सर्च कीजिएगा। देहरादून स्टडी पॉइंट भी अगर कर देते हो पीछे तो वो भी आपको मिल जाएगा और उस क्लास को देखेगा। एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं रहता है। लगभग 1,30,000 ने ऑलरेडी पहले ही देख लिया है उस क्लास को और आप रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको पूछा है कि 17वीं वन रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है। सारे फैक्ट याद होने चाहिए दोस्तों, सारे फैक्ट, एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जनपद क्रमशः पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी। बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। पहला पौड़ी है, दूसरा नैनीताल है, तीसरा उत्तरकाशी है, तो ये कथन तो बिल्कुल सही है। राज्य में कुल वनाच्छादित जो यहाँ पर क्षेत्र है वो लगभग कितना है, 45.44%। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और क्षेत्रफल में अगर आपको एक्यूरेट पूछा जाए तो 24,305 है। तो यह भी दोस्तों बिल्कुल सटीक है। तीसरा है सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर। ये प्रश्न यूकेपीएससी ने लगातार 4-5 एग्जाम में पूछ लिया आपको। ईओ में भी पूछा था, आरओ में भी पूछा था, क्योंकि सर्वाधिक ये नैनीताल वाला है तो बहुत बेसिक है, ठीक है। लेकिन दूसरा नंबर चंपावत का है, यह ध्यान रखिएगा आप। और लास्ट वाला दोस्तों गलत है। राज्य का ट्री कवर 1001 किलोमीटर स्क्वायर तो है, लेकिन ये कुल का 2.87% ना होकर लगभग 1.8 के आसपास है, ठीक है। मतलब 1 दशमलव के आसपास है, तो 2 दशमलव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कथनों पर विचार करके इस कथन का सही कोड का आंसर दीजिए जरा। राज्य में विधानसभा चुनाव 14 फरवरी 2002 को हुआ था, पहला विधानसभा चुनाव। तो बिल्कुल साथियों, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है प्रथम निर्वाचित सरकार का गठन 1 मार्च 2002 को एनडी तिवारी जी के नेतृत्व में हुआ था। यही क्वेश्चन गलत आ गया है, ठीक है। तीसरा देखिए, एनडी तिवारी रामनगर विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री बने थे। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री यही बनते हैं। प्रथम विधानसभा चुनाव में 4 महिला विधायक बनी थी। तो यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आ गया 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। यहां पर देखिए दोस्तों, प्रथम निर्वाचित सरकार बनती है 2 मार्च को, 2 मार्च 2002 को। अच्छा, अध्यक्ष आपको पूछा जाए, यानी यहां पर अगर आप देखोगे, अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन बनते हैं, यशपाल आर्य जी बनते हैं। कौन बनते हैं, यशपाल आर्य जी बनते हैं। फिर देखिए सीट, कांग्रेस 36, बीजेपी 19, उत्तराखंड क्रांति दल 4 सीटें मिलती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, अब जो फैक्ट आपको ध्यान रख लेना है, आसानी से याद हो जाएगा। 4, 4, 5, 5, 7, 8, 9। 4, 4, 5, 5, 7, 8, 7, 8, 9 कैसे याद, मतलब क्या है ये। देखिए, पहली विधानसभा में 4, दूसरी विधानसभा में भी 4 महिलाएं विधायक होती है, तीसरी में 5 होती है, चौथी में भी 5 होती है। लेकिन 5वीं में विधानसभा में 2 उपचुनाव होते हैं और उसमें 2 महिला प्रत्याशी विधायक बनती है, तो टोटल 7 हो जाते हैं, ठीक है। अब जो हमारी 5वीं विधानसभा चुनाव है जो अभी हुए लेटेस्ट वाले, तो वहां पर 8 महिला विधायक बनती है। लेकिन फिर क्या होता है कि जो बागेश्वर के जो यहाँ पर जो चंदन रामदास जी होते हैं, उनका निधन होता है, तो उनकी जगह में पार्वती दास जी बन जाती है, तो टोटल 9 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट दोस्तों आपको ध्यान रख लेना है। वैसे 8 हैं, लेकिन 9 बाद में बन जाते हैं उपचुनाव के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। नवीनतम आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2022-23 के लिए राज्य की विकास दर का अनुमान कितना है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर राइट आंसर है 7.08%। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न कहीं ना कहीं से आपको एग्जाम में बन ही जा रहा है ना। इस बार भी कुछ ऐसा प्रश्न बना था, क्या प्रश्न बना था वो भी आपको बताता हूं। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण की जब हम बात करते हैं ना, तो प्रदेश की जीडीपी का लगभग कितनी पहुंच चुकी है 2022-23 के अनुसार, लगभग 3.02 लाख करोड़, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जो 2022-23 के लिए जो आर्थिक विकास दर थी वो 7.08% थी और पिछले साल के लिए 7.05% थी। प्रति व्यक्ति आय काफी बार रिवाइज कर चुका हूं, अब तो याद हो चुका होगा आराम से, है ना। और प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हुई है वो 10.05% हुई। याद क्या करना है, देखिए जो बजट आया था वो 77,407 का आया था, ठीक है, 77,407 का आया था। और पिछले वर्ष की तुलना में ये लगभग 18.05% अधिक था। अब देखिए जरा, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है राजकोषीय घाटा से। ऐसा प्रश्न आया है अभी हाल ही में। देखिए, 9,046.91 करोड़ का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है, ठीक है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का
2.72% है। तो ये कुछ फैक्ट है दोस्तों जो अक्सर पूछे जाते हैं और याद आपको करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 4 है, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का औपचारिक उद्घाटन कब किया गया था? मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का औपचारिक उद्घाटन, तो देखिए दोस्तों ये किया गया था जुलाई 2021 को, ठीक है, जुलाई 2021 को। तो जुलाई 2021 दोस्तों यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर है। आपको मालूम होगा एक किट दिया जाता है जो प्रसूता महिला होती है ना, जिसका अभी अभी बेबी हुआ होता है, तो उनके लिए ये स्कीम है। अब यहाँ पर देखिए कुछ और हैं जो आपको याद करने हैं। एक है सोलर रूफटॉप स्कीम और एक है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। जो 4-5 लेटेस्ट योजना है वो आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक तो महालक्ष्मी योजना गई जुलाई 2021 की। फिर देखिए दोस्तों यहां पर आप देखिए, ये देखिए, जूम करता हूं और एक बार पढ़िएगा, ठीक है। सोलर रूफटॉप स्कीम आती है 22 जनवरी 2020 को और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो आती है वो आती है 28 मई 2020 को। 22 जनवरी 28 मई सीएम सोलर और सीएम स्वरोजगार योजना, तो ये तो हो गया, ठीक है। यहां से आपको जो रोजगार योजना है आपको ये ध्यान रख लेना है कि सब्सिडी 40% यहां पर कर दी गई है और सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने की लागत दर भी 40,000 रुपए प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रति किलोवाट तक कर दी गई है। तो ये तो यहां पर फैक्ट था। दूसरा फैक्ट दोस्तों, खिलाड़ी योजना आपको मालूम होगा जो 29 अगस्त 2022 को आई थी और इसमें जो इंपॉर्टेंट ये था कि 1500 रुपए की क्या मिलती है, यहाँ पर राशि मिलती है, सहायता राशि मिलती है और 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये स्कीम है। और जरा अब यहां पर भी ध्यान से सुनिएगा, देखिए जो ये है ना मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना कब आती है? ये 12 फरवरी को आती है, 2023 में आती है। 12 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क रिफिल गैस योजना आती है और इसमें दोस्तों 3 जो सिलेंडर है ना वो भरने की सुविधा दी जाती है साल में। और ये कहां से स्कीम शुरू होती है? कंडोलिया से शुरू होती है और कंडोलिया कहां से? पौड़ी गढ़वाल से ये शुरू होती है। तो ये 4-5 नई स्कीम है, ये आपको याद होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। उत्तराखंड ग्राम पंचायत के संदर्भ में गलत कथन का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 और इसका आंसर देना है। देखिए, ग्राम पंचायत के गठन हेतु पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 500 और मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या 1000 जनसंख्या होनी ही चाहिए। देखिए, अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो कम से कम 500 तो चाहिए, ठीक है, कम से कम। और मैदानी क्षेत्र है तो कम से कम 1000 तो चाहिए, तभी जाके वहां पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जा सकता है। पहला फैक्ट यह है। दूसरा फैक्ट यहां पर है कि ग्राम पंचायत का गठन राज्य सरकार कर सकती है। देखिए दोस्तों, यूकेपीएससी ने कुछ इसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछने हैं, ध्यान रखिएगा। वो आपको ऐसे घुमाकर प्रश्न देगा, मतलब आपको केवल समय आपका समय लेगा बस आयोग, है ना। फैक्ट तो वही होंगे, केवल समय आपका बढ़ाएगा। ग्राम पंचायत का गठन राज्य सरकार कर सकती है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक से 5 साल तक होती है और ग्राम सभा में प्रत्येक वर्ष में 3 बैठकें अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और ग्राम सभा का अध्यक्ष ग्राम विकास अधिकारी होता है या ग्राम पंचायत विकास अधिकारी होता है, ये बताना है, ठीक है। गलत कथन का चयन करना है, अब बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर दोस्तों पहला जो फैक्ट आपको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल सही फैक्ट है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 500 तो होना ही चाहिए और अगर मैदानी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, तो वहां पर कम से कम 1000 होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। इसका गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। 2 कथन बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, ग्राम पंचायत का कार्यकाल उनकी प्रथम बैठक से। यहां दोस्तों ऐसा प्रश्न बन चुका है कि किसी भी ग्राम सभा का जो कार्यकाल शुरू कब से होता है? जब उनकी प्रथम बैठक होती है तब से शुरू होता है। जब वो चुनाव जीत जाते हैं तब से नहीं, जब ग्राम पंचायत की पहली बैठक जब आयोजित की जाती है उसके बाद से गिना जाता है। तो 5 साल तक होता है, यह भी बिल्कुल सही है। ग्राम सभा में 3 बैठकें होती है, नहीं दोस्तों 2 बैठकें अनिवार्य रूप से होती है। ग्राम सभा के अध्यक्ष ग्राम विकास अधिकारी होता है, नहीं, ग्राम प्रधान होता है, ग्राम प्रधान होता है, ठीक है। तो 4 और 5 गलत हैं और ऑप्शन जो बी है यही इसका राइट आंसर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 और 7, 8। देखिए इसका आंसर देना है। हाल ही में कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर आपको क्या मिलने वाला है? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन जो सी है ना, शेखर पाठक, ये आपको बिल्कुल इसका सही आंसर मिलने वाला है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर शेखर पाठक सही है। देखिए दोस्तों एक चीज आपको मालूम होगा ना, द चिपको मूवमेंट और पूरा पीछे कुछ और भी था, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। और ये एक्चुअली जो था ये मूल रूप में हिंदी हरी भरी उम्मीद नाम से उन्होंने लिखा था, इसी का ट्रांसलेशन हुआ था यहाँ पर चिपको मूवमेंट नाम से। शायद मनीषा नाम था, कुछ ऐसा था, उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया था, लेकिन नाम शेखर पाठक का ही आता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। रामनगर को बसाने का कार्य हेनरी रेंजे के द्वारा कब शुरू किया गया? तो रामनगर को किसने बसाया था? हेनरी रेंजे ने बसाया था। कब से? तो जी हाँ 1850 से। कब से? 1850 से। नारायण आश्रम की स्थापना धारचूला में की गई थी। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है यूकेपीएससी का, ठीक है, यूकेपीएससी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है 8वां भी।
तो जी हाँ, आप कहोगे कि 1936 से, कब? 1936 में। किस नदी के तट पर आपको मिलेगा? ये काली नदी आ रही है, तो उसी के आसपास आपको यहाँ पर ये मिलेगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, और इसका आंसर देना है, पहले 9 का देना है। राज्य में चौथा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है? चौथा पूछा है, देखिए पहला भी नहीं पूछा, दूसरा भी नहीं पूछा, सीधे चौथे नंबर का पूछा है। तो टॉप 4 आगे से, टॉप 4 नीचे से याद होने चाहिए। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है निम्नलिखित में से? तो जी हाँ दोस्तों, आंसर मिलेगा बागेश्वर। क्या मिलेगा? बागेश्वर। जरा यहां पर देखिए, जब हम राज्य लिंगानुपात की बात करें ना, तो आप जानते हैं कि राज्य का लिंगानुपात वर्तमान में कितना है? 963 है, 963 है। कितना है? 963 है। जी हाँ, अब जब 963 है तो सबसे नंबर 1 पे अल्मोड़ा, दूसरा पे रुद्रप्रयाग, तीसरे पे पौड़ी गढ़वाल, चौथे पे बागेश्वर। अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर। ऐसे अगर लास्ट से पूछे तो लास्ट में सबसे कम जो लिंगानुपात है वो हरिद्वार में है, फिर देहरादून में। देहरादून वाला भी अभी हाल ही में पूछा गया था। देखिए प्रश्न यही था कि निम्नलिखित में से सबसे कम लिंगानुपात किस में है? हरिद्वार ऑप्शन में नहीं था, देहरादून से ऑप्शन शुरुआत थे। तो देहरादून में सर्वाधिक लिंगानुपात जनपद है, सबसे कम लिंगानुपात जनपद है ऑप्शन के अनुसार। वैसे पहले नंबर पर हरिद्वार, फिर देहरादून, फिर उधम सिंह नगर, फिर नैनीताल। किसमें? कम में। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, पूछा है कि सिमलगढ़ का नाम, सिमलगढ़ का किला स्थित है। सिमलगढ़ पिथौरागढ़ में स्थित है। कहां पर है? पिथौरागढ़ में। चंदन जो यहां पर जो लंदन फोर्ट है ना, ये इसका अन्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर देना है। देखिए, राज्य में किसी नगर निगम प्रमुख, जिसे मेयर या महापौर कहते हैं, ये चुना गया है या चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, कैसे चुना जाता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा यह नियुक्त किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, सभासदों के द्वारा आपस में चुनाव करके इसका चुनाव किया जाता है, या स्थानीय आम जनता के द्वारा चुनाव होता है। तो जी हाँ, आप कहोगे कि ऑप्शन जो डी आप देख रहे हैं, स्थानीय आम जनता के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। देखिए, जो मेयर होता है ना, जो महापौर होता है, इसका चुनाव तो स्थानीय आम जनता के द्वारा होता है, लेकिन एक डिप्टी चेयर भी होता है, वो सभासदों के द्वारा या आपस में जो उनके वो होते हैं, मतलब चुनाव चुन के आते हैं, वो चुनाव कर देते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो यहाँ पर मेयर है, इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर है, राज्य में कितने नगर निगम है? तो जी कहा, यहाँ पर 9 है। 9वां कौन सा है? ये हमारा श्रीनगर है, और पर्वतीय क्षेत्र में एकमात्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, और इसका आंसर देना है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने हेतु उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान रहा है? जी हाँ दोस्तों, यहां पर 14वां रैंक रहा है। कौन सी रैंक रही है? 14वें नंबर की। ठीक है, 14th। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है। देखिए, उत्तराखंड राज्य के वह राज्यपाल कौन है जो दिल्ली पुलिस में कमिश्नर के पद पर अपनी सेवा दे चुके हैं? देखिए, मतलब वो क्या थे कि दिल्ली पुलिस में क्या थे? कमिश्नर के पद, यानी दिल्ली में कमिश्नर थे वो। तो कौन से ये थे व्यक्ति, यानी कौन सा राज्यपाल था? बरनाला जी, अजीत कुरैशी, कृष्णकांत पॉल, बनवारी लाल जोशी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आएगा। कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आएगा। तो ये चीज दोस्तों आपको ध्यान रख लेनी है। और ये यहाँ पर जो ऊपर ये लगा है ना, ये थोड़ा अलग लगा है। खैर, मैं आपको बता देता हूँ, ये अलग फैक्ट है। ठीक है, ये वाला जो फैक्ट है, ये नापसा वाला है। नापसा वाला नेशनल फूड सेफ्टी अथॉरिटी कुछ ऐसा है। ठीक है, उससे संबंधित है। उसमें उस रिपोर्ट में उत्तराखंड का ओवरऑल रैंक में 24वीं रैंक थी, 24वीं थी, और हिमालय राज्यों के क्रम में 5वीं रैंक थी 2022 में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14, और 14 का राइट आंसर आपको मिल गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कृष्णकांत पॉल। अच्छा दोस्तों, जो ये सुरजीत सिंह बरनाला है ना, सुरजीत सिंह बरनाला, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? जरा बताइएगा, सुरजीत सिंह बरनाला किस राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आंसर मिलेगा आपको पंजाब। क्या मिलेगा? पंजाब के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं बरनाला जी। कृष्णकांत पॉल कमिश्नर रह चुके हैं। बनवारी लाल जोशी सबसे कम समय के लिए हमारे राज्यपाल रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15-16, विधानसभा चुनाव 2022 में कुल निर्दलीय उम्मीदवार विजेता कितने थे? क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर देना है। तो जी हाँ, इसका आंसर आपको मिलेगा 2। क्या मिलेगा? 2। देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए, चुनाव की घोषणा होती है 8 जनवरी 2022 को, चुनाव होता है 14 फरवरी 2022 को, और रिजल्ट आता है दोस्तों 10 मार्च को। यहां पर आप देख रहे हो कितनी जल्दी घोषणा होती है, कितने जल्दी एक चुनाव होते हैं, कितने जल्दी रिजल्ट आ जाता है। और एक हमारा है 4-4 5-5 साल होने वाले हैं। वीडियो परीक्षा के भी होने वाला है, फॉरेस्ट गार्ड भी कुछ समय में हो जाएगा, कनिक साइड भी हो ही जाएगा, और पीसीएस का तो कहना ही क्या है ना। तो खैर, यहाँ पर देखिए, इनका चुनाव यहाँ पे हुआ था, 10 मार्च को रिजल्ट आ गया था। अच्छा, पूछा जाएगा कि कुल मतदान कितना हुआ था? तो कुल मतदान हुआ था 65.37%। और देखिए दोस्तों, ये 5वें क्रम का चुनाव था विधानसभा का,
और महिला प्रत्याशी यहाँ पर 8 चुनी जाती है, 2 कांग्रेस से, 6 बीजेपी से, और फिर एक उपचुनाव में पार्वती दास भी आती है जो चंदन रामदास जी के स्थान पर आती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृषकों तथा पशुपालकों से संबंधित हिल यात्रा उत्सव सोर घाटी में पिथौरागढ़ में किसकी देन है? तो जी हाँ, नेपाल की है। और ये दोस्तों आपको ध्यान रख लेना, ठीक है, गोरखाओं की है। संजय डोभाल यमुनोत्री से हैं, निर्दलीय विधायक, और एक उमेश कुमार है खानपुर से, निर्दलीय विधायक। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे, और यहां पर आपको पूछा गया है कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको मिलेगा ए, पवलिया। देखिए दोस्तों, एक चीज मैंने जब आपको ट्रिक कराई थी ना, जैसे यहाँ पर तो ये खैर ये गले के आभूषण की है, लेकिन मैंने आपको एक पैर के आभूषण की भी ट्रिक कराई थी कि यार कोई झांझी है और लड़खड़ाते हुए पौवा पीकर लुढ़क गया, है ना। तो झांझी आपको बताया था, झांझी, झांझी पौवा पीकर लुढ़क गया, तो लड़खड़ाते हुए लुढ़क गया ना, लड़खड़ाते हुए गिर गया। तो लड़खड़ाता कहाँ से? पाँव से है, तो पैर से पवलिया आएगा, है ना। पौवा पीकर लुढ़क कर झांझी क्या होगा? लड़खड़ाते हुए गिर गया। झां से झांवर और झी से झिंवरा, तो झावर झिंवरा क्या है? पैरों में पहना जाता है। पवलिया, पौवा, तो मतलब ऐसे याद कीजिएगा कि पौवा पीकर झांझी लड़खड़ाते हुए गिर गया, तो लड़खड़ाना मतलब पैर से होगा। तो झांझी, झावर, झिमरा और पौवा मतलब पवलिया, ये तीनों आभूषण क्या है? पैरों में पहने जाते हैं। गले की बात करें दोस्तों, तो ये सारे गले के आभूषण हैं। तिलहरी, हरी मतलब हार से आप आसानी से कर दोगे। चंद्रोली, सुतवा, झुपिया, चरियो, चरियो तो काफी फेमस है ना, और गुलबंद, हमेल, तो ये सारे दोस्तों क्या है? ये गले के आभूषण हैं। झुपा की बहन सुतवा को चंद्रोली ने मेल किया चार गुलबंद लाने के लिए। आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो, ये मैंने अपने लिए किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में 2020-21 के लिए किसे देवभूमि खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपको मिलेगा चंदन सिंह, ठीक है, चंदन सिंह। अच्छा, चंदन सिंह जी का संबंध किस खेल से है, ये आपको बताना है। देखिए, अगर 2019-20 पूछे तो लक्ष्य सेन है, 20-21 पूछा है यहाँ पर तो चंदन राम सिंह है। ये 2019-20 में कौन है? लक्ष्य सेन है। 20-21 में चंदन सिंह। चंदन सिंह का संबंध किस खेल से है? यह है दोस्तों एथलीट। और लक्ष्य सेन का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। इस प्रश्न को फिर से आंसर दीजिएगा, थोड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न है, थोड़ा समय लीजिए फिर आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, प्रश्न में पूछा है सही कथन कौन सा है, ठीक है, सही कथन का चयन करना है। ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सबसे ऊपरी निकाय है। क्या सबसे ऊपरी निकाय है? नहीं, गलत है, ये सबसे निचली निकाय है। पहले जिला परिषद, है ना, फिर उसके नीचे यहाँ पर जो क्षेत्र पंचायत आता है, फिर उसके नीचे कौन सा आता है? फिर आता है ग्राम पंचायत। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत सबसे निचली व्यवस्था है, तो ये तो गलत हो गया। मैदानी भागों में इसका निर्माण के लिए अधिकतम 10,000 तक हो सकती है, ठीक है, यह भी बिल्कुल सही है कि अगर मैदानी क्षेत्र में पंचायत बनाए जाते हैं ग्राम पंचायती, तो अधिकतम 10,000 तक बनाई जा सकती है, जहां पर 10,000 जनसंख्या हो। तीसरा है, एक ग्राम सभा में एक ही ग्राम पंचायत होती है। क्या यह सही होगा? एक ग्राम सभा में एक ही ग्राम पंचायत होती है, तो बिल्कुल दोस्तों, एक ग्राम सभा में एक ही ग्राम पंचायत होती है, यह भी सही है। ग्राम सभा के प्रधान उप प्रधान के उम्मीदवार के लिए कम से कम 21 वर्ष का होना अनिवार्य है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप उम्मीदवार के रूप में उठ रहे हैं तो कम से कम 21 होना जरूरी है, लेकिन अगर आप वोट दे रहे हैं तो वोट में कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। यह फैक्ट है दोस्तों ना। अगर आप उम्मीदवार के रूप में उठ रहे हैं, माना प्रधान बन रहे हैं या फिर आप उप प्रधान बन रहे हैं, तो आपकी एज 21 होनी जरूरी है, लेकिन आप वोट दे रहे हैं तो वोट देने के लिए केवल 18 है। तो चौथा भी दोस्तों बिल्कुल सही है। पंचायत स्तर पर बनी 6 समितियों में शिक्षा नियोजन विकास समिति के सभापति केवल महिलाएं ही होती है। 5वां जरा ध्यान से पड़ेगा इसका आंसर, अच्छा लेवल का प्रश्न है 5वां वाला, 19वां वाला। तो जी हाँ दोस्तों, ये गलत है। तो 2, 3, 4 यही कथन सही है, बाकी गलत है। देखिए, जो पंचायत स्तर पर या जिला स्तर पर जो समिति गठित की जाती है ना, वो 6 समितियां गठित की जाती है, और 6 समितियों में से 2 समितियां दोस्तों ऐसी हैं, एक तो है शिक्षा, एक है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य व कल्याण। जो स्वास्थ्य व कल्याण, ये दोनों समितियां ऐसी हैं जिसकी सभासद महिलाएं ही होती है। बाकी किसी की भी मतलब कोई भी हो सकता है, लेकिन जो शिक्षा स्वास्थ्य है वहां की जो सभापति होंगी वो केवल महिलाएं होगी, और ये सभी समितियां आपके सामने हैं। 19वां क्वेश्चन हो चुका है, अब 20वें पे चलते हैं। राज्य की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? राज्य की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो जी हाँ, राज्य की ग्रामीण साक्षरता दर है 76.31%, 76.31%, ठीक है, 76.31% क्या है? राज्य की ग्रामीण साक्षरता है। अच्छा, तो ये 84.45 किसकी है? तो जी हाँ दोस्तों, 76 में अगर 8 जोड़ोगे तो यहां पर होगी शहरी साक्षरता। तो शहरी और ग्रामीण साक्षरता,
देखिए 76 आप ध्यान रखिएगा, 76.31 क्या है, ग्रामीण है। और ग्रामीण में आप 8 जोड़ दो और 8 जोड़ने के बाद वह शहरी बन जाएगी, है ना। तो शहरी साक्षरता है 84.45%। अतः 69.77% दोस्तों हमारे गांव की जनसंख्या है, और 30% के आसपास जो 30.223% बच रहा है, ये हमारी शहरी जनसंख्या है प्रतिशतता में। 21वां क्वेश्चन है, 2011 में राज्य की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? पुरुष साक्षरता दर, जी हाँ दोस्तों 87.40%, ये बिल्कुल सही है। देखिए 2011 के अनुसार 78.82% राज्य की कुल साक्षरता है, 78.82%। महिला साक्षरता 70%, पुरुष साक्षरता है इसमें 87.40%। 22वां क्वेश्चन है, कुछ पुस्तकें हैं और लेखक हैं, आपको इसका आंसर बताना है। गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य हरिदत्त भट्ट शैलेश जी ने लिखी है। आर्यों का आदि निवास ये भजन सिंह ने लिखा है। और गढ़वाली पेंटिंग मुकुंदलाल ने लिखी है। और उत्तराखंड हिमालय की अर्थव्यवस्था त्रिलोचन पांडे ने लिखी है। तो जी हाँ, ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि ये नारायण सिंह बिष्ट ने लिखी है। उत्तराखंड का अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड हिमालय की अर्थव्यवस्था, नारायण सिंह बिष्ट। आप याद कैसे करोगे? उत्तराखंड हिमालय की जो अर्थव्यवस्था है ना, वह नारायण जी के भरोसे है। नारायण मतलब भगवान के भरोसे, विष्णु जी के भरोसे हैं, बोलते हैं ना नारायण जी को। तो ऐसे याद करो कि उत्तराखंड हिमालय की अर्थव्यवस्था हमारे नारायण के भरोसे है। ठीक है, उत्तराखंड हिमालय की अर्थव्यवस्था नारायण जी के भरोसे है। तो नारायण सिंह बिष्ट यहां से याद हो जाएगा। आर्यों का आदि निवास ये भजन सिंह का है, मोस्ट इंपोर्टेंट है फैक्ट। गढ़वाली पेंटिंग तो दोस्तों कई बार आ चुका है, ठीक है, मुकुंद लाल का है। और गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य लिखा है हरिदत्त भट्ट ने। शैलेश नाम भी आता है कभी कभी, उपनाम है इनका। क्वेश्चन नंबर 23, और यहां पर पूछा गया है कि भारतीय वन अनुसंधान इमारत की प्लेटिनम जुबली किस वर्ष मनाई गई? भारतीय वन अनुसंधान इमारत, देखिए ये फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा है, गलत मत करना। यहां पर ये बोला है जो भारतीय वन अनुसंधान की जो इमारत है, जो बिल्डिंग है, इसकी प्लेटिनम जुबली। तो जी हाँ दोस्तों, ये था नवंबर 2004 को। कब था? नवंबर 2004 को। सुनिए दोस्तों यहां पर, ठीक है, एफआरआई बिल्डिंग की बात करते हैं तो 1923 में इसका निर्माण शुरू होता है। एफआरआई बिल्डिंग कब बनाई जाती है? 1923 में बनाई जाती है, और रोमन स्थापत्य कला में बनाई जाती है। किस कला में? रोमन कला में। कंप्लीट होती है 1929 में, और लॉर्ड इरविन का जो होता है ना यहाँ पर, इरविन, ये यहाँ पर क्या करता है? इसका उद्घाटन करता है। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखिए, अप्रैल 2006, ये प्रश्न एग्जाम में बहुत पहले आ चुका है, और वीडियो के ही एग्जाम में ये आया था कि एफआरआई ने अपने जो यहाँ पर हीरक जयंती है वो कब मनाई थी? तो दिसंबर 2006 में इन्होंने अपनी हीरक जयंती मनाई थी। क्यों? आप जानते हैं कि 1906 में एफआरआई की स्थापना होती है, तो 100 साल कब होंगे? दिसंबर 2006 में होता है। तो इस हिसाब से उस समय उन्होंने अपनी हीरक जयंती मनाई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग ने द्वितीय राज्य स्तरीय पलायन सर्वेक्षण की अंतरिम रिपोर्ट 2018 से 2022 तक इसका डाटा है, राज्य सरकार को सौंप दी है, जिसके अनुसार सर्वाधिक अस्थायी पलायन हुआ है। कहां पर? देखिए, अगर आपको स्थायी पलायन पूछे, अस्थायी पलायन पूछे, दोनों में दोस्तों नंबर 1 अल्मोड़ा है, ठीक है, फिर आपका टिहरी है, और फिर आपका पौड़ी है। मतलब पौड़ी में थोड़ा थोड़ा सुधार होने लग गया है। पहले अगर आपने पहली रिपोर्ट पढ़ी होगी ना, इससे पुरानी वाली रिपोर्ट, तो आप देखोगे कि यार सर्वाधिक पलायन कहां पे हुआ है? पौड़ी में हुआ है। लेकिन अब पलायन पौड़ी में नहीं, बल्कि अब सर्वाधिक पलायन अल्मोड़ा में हो गया है। तो अल्मोड़ा इसका दोस्तों राइट आंसर है। ठीक है, अल्मोड़ा इसका राइट आंसर है। पहले कब क्या हुआ करता था? पहले पौड़ी हुआ करता था। ये पूरा डाटा आपके सामने है, आप यहां पर दोस्तों देख सकते हैं। देखिए, सर्वाधिक पलायन अगर की बात करें तो आप अल्मोड़ा में देखोगे, फिर टिहरी में देखोगे, और फिर पौड़ी में आप देखोगे। ठीक है, ये 3 है। लेकिन जो सर्वाधिक प्रभावित, अगर आप यहाँ पे गांव देखोगे ना, सर्वाधिक प्रभावित गांव तो अल्मोड़ा है, और सर्वाधिक प्रभावित जो गांव है दूसरे नंबर पर वो पौड़ी गढ़वाल है। सबसे कम अस्थायी प्लान कहां पे हुआ है? तो सबसे कम अस्थायी प्लान हुआ है यहां पर देहरादून में। ठीक है, अस्थायी स्थायी ध्यान रखिएगा, 2 फैक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 25, उस चिड़िया का नाम और आखिर क्या हुआ? ये 2 रचनाएं किसकी है? उस चिड़िया का नाम और आखिर क्या हुआ, ये 2 रचनाएं किसकी है? तो जहां पंकज बिष्ट जी की यहां पर ये रचना है। और देखिए, शिवानंद नौटियाल की जब हम बात करते हैं तो गढ़वाली लोकमानस, गढ़वाल के लोक नृत्य, गढ़वाल के लोकगीत, शिवानंद नौटियाल की ये 3 रचनाएं आपको ध्यान रख लेनी है। गढ़वाली लोकमानस, गढ़वाल के लोक नृत्य, गढ़वाली लोकगीत, ये रचना है शिवानंद नौटियाल की। विद्यासागर नौटियाल दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, टिहरी से संबंधित है ये व्यक्ति, और टिहरी आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। मोहन गाता जाएगा, उलझे रिश्ते, सूरज सबका है, भीम अकेला, और भैंस का कट्या, ये इनकी यहाँ पर 4-5 रचनाएं हैं। मोहन गाता जा इनकी एक आत्मगाथा टाइप की एक रचना है। ठीक है, तो मोहन गाता जाएगा,
उलझे रिश्ते, सूरज सबका है, भीम अकेला है और भैंस का कट्टा, ये 5 रचनाएं इनकी है। और इलाचंद्र जोशी जी की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इलाचंद्र जोशी क्या है? एक मनोवैज्ञानिक प्रकार के कवि है, हमारे राज्य के कवि हैं, ठीक है। घृणामयी, सन्यासी, सन्यासी मैंने गलत लिखा है दोस्तों, सन्यासी ऐसा लिखा जाता है, सन्यासी है ना, सन्यासी एक बिंदु भी ऊपर आनी जरूरी है। जहाज का पंछी और बिजनवती, तो ये इनकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 और इसका आंसर आपको देना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में उत्तराखंड में शिशु जनसंख्या, यानी जो 0 से लेकर 6 साल तक हम जब कहते हैं, कितना प्रतिशत है? तो जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा 13.44%। 13.44%। देखिए, राज्य में जो शिशु जनसंख्या है ना, वो 13,55,814 है। 13,55,814। 13,55,814, जो कितना परसेंट है? 13.44% है। अगर यहीं पर ऐसा पूछा जाएगा कि राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, 890 है। सर्वाधिक कहां पर है जी? अल्मोड़ा में है। सबसे कम कहां पर है लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात? पिथौरागढ़ में है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27। देखिए यहां पर पूछा दोस्तों, फिर अब रिपोर्ट आ चुकी है। देखिए, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी है ना आपका एग्जाम, तो पंचायत से संबंधित, ग्रामीण के परिवेश से संबंधित जो प्रश्न है, इनके पूछे जाने की जो संभावना होती है वो ज्यादा होती है। तो इसलिए आपके सामने ये वाले प्रश्न रखे हैं इस टाइप के। राज्य पलायन रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार सर्वाधिक पलायन किस आयु वर्ग में हुआ है, ये आपको बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, ये 26 से 35 साल के बीच में हुआ है। कब से हुआ है? 26 से 35 साल के बीच में। देखिए, आप सारा फैक्ट तो याद नहीं कर सकते, आप नॉर्मल ध्यान रखिएगा कि 26 से 35 साल के जो क्या है होता है, यहाँ पर सर्वाधिक पलायन होता है ना। 25 साल से कम में भी नहीं, 26 से 35 साल के बीच में। और यहाँ पर आप देखोगे ये लगभग 42.25% है। 42.25%, ठीक है। और 35 साल के बाद जो है वो लगभग 29% के आसपास है। और 25 साल से कम की बात करें तो लगभग 28 के आसपास है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर यह पूछा है कि पलायन रिपोर्ट 2022 के अनुसार ग्रामीण आय का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? तो जी हाँ दोस्तों, कृषि, बागवानी और पशुपालन, यहां पर यह सही होगा। देखिए, कृषि बागवानी यहां पर लगभग 45% है, ठीक है। 45% क्या है? बागवानी है। उसके बाद दूसरा नंबर दोस्तों मनरेगा का है, जो 22% के आसपास है। तो पहला तो कृषि, बागवानी और पशुपालन है ना। ग्रामीण का मेन आजीविका यहीं से तो होती है, कृषि से होती है, पशुपालन से होती है, बागवानी से होती है। फिर दूसरा नंबर मनरेगा का है, जो 22% है। और तीसरा परसेंट दोस्तों यहाँ पर मजदूरी का है। और सरकारी नौकरी 8% के आसपास है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29, सबसे कम स्थायी पलायन राज्य के किस जनपद में हुआ है? सबसे कम। अगर सबसे अधिक स्थायी पलायन पूछा जाऊं, स्थायी सबसे अधिक पूछा जाए कम की जगह में, तब तो आपका मिलेगा वही अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको उधम सिंह नगर मिलेगा। देखिए, इसमें थोड़ा सा एक फैक्टर आपको ध्यान रख लेना है। अगर स्थायी पूछे ना, स्थायी, सर्वाधिक स्थायी, तो उधम सिंह नगर है, ठीक है। अगर यहीं पर अस्थायी लग जाए तो सबसे कम देहरादून है। 2 फैक्ट है, ठीक है। फिर बाकी कर्म तो यही है कि अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल, यहां पर कर्म सबका दोनों का सेम ही है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 30। गढ़वाल सभा सीट से सांसद का सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ये ना जब हमने आपको वो क्लास करवाई थी ना, जो हमने आपको बिनसर ईयरबुक कंप्लीट करवाई थी, उस टाइम पे हमने आपको ये क्वेश्चन करवाए थे। और उसके बाद शायद 2-3 बार रिपीट भी किया था। और यही प्रश्न आपके एग्जाम में भी बना है कि गढ़वाल सभा सीट से पहले सांसद कौन बने थे? तो देखिए, भक्त दर्शन बने थे। कौन बने थे? भक्त दर्शन। 1952 से 71 तक बने थे। फिर यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना, और भी बने हैं यहाँ से। 1971 में प्रताप सिंह नेगी बनते हैं, ठीक है। 76 तक बनते हैं। तो बीच में पता नहीं कौन आते हैं। फिर उसके बाद HNB भोगड़ा बनते हैं 1980 से 84 तक। लेकिन पहला ध्यान रख लेना है, अक्सर पहला ही पूछा जाता है, भक्त दर्शन 1952 से लेकर 71 तक। और फिर यहाँ पर प्रताप सिंह नेगी बनते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, CD पांडे। देखिए, CD पांडे, देखिए अभी आपको गढ़वाल सभा से पूछा गया है, आने वाले एग्जाम में आपको नैनीताल से पूछ ले, तो नैनीताल से थे CD पांडे, ठीक है। नैनीताल सभा सीट से जो पहले सांसद थे वो कौन से थे? वो थे यहाँ पर कौन थे? CD पांडे। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कब होता है जी? जी हाँ दोस्तों, ये होता है 20 मार्च 2002 को। 20 मार्च 2002 को गठन होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32, 33, 34। अब देखिए, कुछ और सांसद आपके सामने रख लिए हैं और वही क्लास आपके सामने कुछ थोड़ा रिपीट कर दी है, जिससे कि आप याद करो इन सभी को एक साथ। अगर अल्मोड़ा सीट से पूछा जाएगा तब, तो देखिए दोस्तों, अल्मोड़ा सीट से पूछा जाएगा तब ध्यान रखिएगा देवीदत्त पांडे। देखिए, 2 चीजें आपने देख ली है। अगर गढ़वाल सीट से पूछा जाए तो वहां पर था गया भक्त दर्शन।
नैनीताल सीट से आपको पूछा जाए तो वहां से आपने देख लिया सीडी देशमुख, सीडी मुख है ना, यहाँ पे क्या नाम था, सीडी पांडे, ठीक है। और अगर अल्मोड़ा से आपको पूछा जाए तो अल्मोड़ा से है दोस्तों देवी दत्त पांडे, देवी दत्त पांडे। और यहीं पर अगर आपको महावीर त्यागी पूछा जाए देहरादून लोकसभा सीट से तो महावीर त्यागी 1952। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। और एक चीज दोस्तों आपके यहाँ पर यह भी बता देता हूं, यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ चुका है कि बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा सीट से कब चुनाव जीते थे। यह प्रश्न था, अल्मोड़ा सीट से बद्रीदत्त पांडे किस वर्ष चुनाव जीते थे। 1955 इसका राइट आंसर था। यानी देवीदत्त पांडे के बाद बद्रीदत्त पांडे 1955 में यहां से सांसद बनते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर 1957 इनके शायद इन्होंने छोड़ दिया था मेरे ख्याल से, तो उसके बाद उपचुनाव होता है ना, तब चुनाव होता है, तब यहाँ पर क्या बनते हैं, हरगोविंद पंत, हरगोविंद पंत। एक्चुअली यहाँ पर दोस्तों एक चीज होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 1952 में देवीदत्त पांडे बनते हैं, ठीक है, और इनकी मृत्यु हो जाती है या फिर ये छोड़ देते हैं। और 55 में फिर उपचुनाव होता है और उपचुनाव में बद्रीदत्त पांडे यहाँ पर सांसद बनते हैं। 55 में बनते हैं, 2 साल तक रहते हैं और अगले साल फिर यानी 1957 में दोबारा चुनाव होते हैं। हरगोविंद पंत यहाँ पर क्या होते हैं, विजयी होते हैं, सांसद बनते हैं, ठीक है, ये बनते हैं हरगोविंद पंत। फिर हरगोविंद पंत की भी मृत्यु हो जाती है और हरगोविंद पंत की मृत्यु होने के बाद जंग बहादुर ये उपचुनाव जीतते हैं और यहाँ पर सांसद बनते हैं। और 1962 से लगातार मतलब क्या रहते हैं, जंग बहादुर सांसद बने रहते हैं। तो थोड़ा सा कर्म आपको एडजस्ट करना है, ठीक है। महावीर त्यागी दोस्तों 1952 देहरादून सही है, और कमलेंदु मती शाह 1952 टिहरी गढ़वाल से यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है। तो ये सारे सांसद क्षेत्र आपको हो गए हैं, आई होप आपको याद भी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलेंगे और यहाँ पर फिर एक कोट वाला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना है। देखिए 1938 श्रीनगर में आयोजित विशेष कांग्रेस अधिवेशन में जीबी पंत ने विशेष पृथक राज्य का समर्थन किया था। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन जून 1967 में दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में हुआ था। 1955 में फजल अली आयोग ने पृथक राज्य का समर्थन को अस्वीकार कर दिया था। अब आपको बताना है गलत कथन कौन सा है। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों और तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप दे रहे हो ऑप्शन सी यानी उपरोक्त सभी, तो ये बिल्कुल सही है, तीनों फैक्ट गलत है। देखिए जीबी पंत तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति थे, है ना, ऐसा मतलब इन्होंने उत्तराखंड को पृथक राज्य की मांग को अस्वीकार किया था। ये नहीं चाहते थे कि उत्तराखंड एक अलग से राज्य बने, जीबी पंत नहीं चाहते थे। तो जीबी पंत ने यहाँ पर कोई भूमिका नहीं थी, जीबी पंत यहाँ पर भूमिका नहीं थी। हाँ, यहाँ पर ऐसा आता कि नेहरू 1938 श्रीनगर में आयोजित एक विशेष कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू ने विशेष पृथक राज्य का समर्थन किया था। किसने एक समर्थन किया था? नेहरू ने समर्थन किया था, ठीक है। दूसरा प्रश्न, पृथक राज्य परिषद जून 1961 में दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में होता है, लेकिन दोस्तों ये अल्मोड़ा में नहीं होता बल्कि रामनगर में होता है। कहां पे होता है? रामनगर में होता है। रामनगर ध्यान रख लेना स्पेशल। और फजल अली आयोग ने उत्तराखंड पृथक राज्य के समर्थन को अस्वीकार किया था। नहीं, 1955 में जो पृथक राज्य बना था ना ये, तो ये आपको ध्यान रख लेना है दोस्तों, इसमें सहमति दी थी। इन्होंने तो कहा था कि पृथक राज्य बनना चाहिए, लेकिन नहीं बना, वो अलग बात है, लेकिन सहमति इन्होंने दी थी। तो ऑप्शन सी यहां पर गलत आएगा। 36वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। हाल ही में छठा वैश्विक आपदा सम्मेलन का आयोजन देहरादून में किया गया। एग्जैक्ट तिथि आपको बतानी है, एग्जैक्ट तिथि। और एक प्रश्न दोस्तों मैं आपको देता हूं, वैसे मैं अगली क्लास में अपने उसमें रखूंगा, जो नेक्स्ट क्लास आएगी मेरी डे 5 या डे 6 में, तो वहां पर मैं आपके सामने ये प्रश्न रखूंगा कि उत्तराखंड की जो यहाँ पर जो अभी ग्लोबल समिट हुआ है, इसकी तिथि क्या है, इसकी एग्जैक्ट तिथि कब से कब तक हुआ था। 8 से 9 दिसंबर, 9 से 10 दिसंबर, 10 से 11 दिसंबर, 11 से 12 दिसंबर, है ना। ये मैं एग्जैक्ट तिथि आपके सामने रखूंगा। तो पहले आप ही यहाँ पर सर्च कर लेना और ये भी ध्यान रख लेना कि कितना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी कि इतना आ गया है। तो ये फैक्ट जो बनेंगे उन्हें जरूर याद कीजिएगा। इसका आंसर आपको मिलेगा दोस्तों, जी हाँ, देखिए 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक। अध्यक्षता कौन करेंगे जी? तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अध्यक्षता किसने की होगी जरा बताएगा, मुझे ध्यान नहीं है इस चीज का, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। लेकिन इसकी तिथि ध्यान रख लेना है 28 नवंबर से दोस्तों 1 दिसंबर तक। 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक। छठा था, 6वें नंबर का था। और यहाँ पर जो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है वो अमिताभ बच्चन को बनाया जाता है, ठीक है। 37वां क्वेश्चन है। 7 अक्टूबर 2023 को मध्य क्षेत्रीय परिषद, देखिए क्षेत्रीय परिषद हमारा जो उत्तराखंड है ना, यह मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। इसकी अभी हाल ही में 24वीं बैठक हुई है और यह बैठक दोस्तों हमारे उत्तराखंड में हुई है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो गृह मंत्री करता है। गृह मंत्री का मतलब यहाँ पर अमित शाह आए थे। और ये जो बैठक होती है दोस्तों, ये नरेंद्र नगर में होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, ठीक है, नरेंद्र नगर यहाँ पर बिल्कुल सही है। 38वां क्वेश्चन है। 9 मई 2023 को सुशीला बलूनी जी का निधन हो गया था, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो जी हाँ दोस्तों,
इनकी तिथि ध्यान रखिएगा, कब हुआ था निधन? 9 मई 2023 को, 9 मई 2023 को। राज्य के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके निधन की तिथि याद होनी चाहिए, क्योंकि उनका हमारे उत्तराखंड के इतिहास में बहुत बड़ा नाम है ना? तो उनकी एग्जैक्ट तिथि याद होनी चाहिए। जैसे एक सुंदरलाल बहुगुणा जी हो गए हैं, सुशीला बलूनी जी हो गए हैं, है ना? तो ऐसे व्यक्तियों के नाम जो बहुत फेमस हैं, उनके नाम याद होना चाहिए, उनकी मरण तिथि भी याद होनी चाहिए। तो राज्य आंदोलनकारी थे दोस्तों, आप सभी जानते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। 39वां क्वेश्चन है, यहाँ पर एक बार जब दिल्ली में जब हो रहा है ना तिरंगा, जैसे 26 जनवरी को प्रोग्राम होता है, तो सुशीला बलूनी जी और उनके साथ कोई और व्यक्ति भी थे, 2 महिलाएं थी। वो मतलब उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग को लेकर, और जो जहां पर वो प्रोग्राम होता है ना, सड़क में जैसे कि गाड़ी गुड़ी चलती है, तोपे तोपे चलती है, तो वो वहां पर चल गए थे। तो वहां से उनको काफी प्रसिद्धि मिली थी सुशीला बलूनी जी को। 39वां क्वेश्चन है कि देहरादून के 8 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था, कब आया था? तो जी हाँ दोस्तों, 1937 में आया था। अच्छा, 1936 मैंने आपको एक सबसे पहले एक प्रश्न पूछा था कि नारायण आश्रम की स्थापना, तो 1936 इसका राइट आंसर था, आपको ध्यान होगा। देखिए दोस्तों, कुछ यहाँ पर ये कुछ प्रमुख भूकंप है ना उत्तराखंड के, जिसकी तिथि थोड़ा बहुत मुझे लगता है आपको याद होनी चाहिए। उनमें से सबसे पहले आप देखिए, नंबर 1 है बद्रीनाथ। नंबर 1 है बद्रीनाथ। कब आया था? सितंबर 1803 को आया था। कब आया था? सितंबर 1803 को आया था। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनता है चमोली का। चमोली दोस्तों, ये 6.8 रिक्टर स्केल का चमोली में आया था, मार्च 1999 में, मार्च 1999 में। तीसरा इंपॉर्टेंट उत्तरकाशी, बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तरकाशी, और एग्जाम में कई बार आ भी चुका है, नहीं 2 या 3 बार एग्जाम में आ चुका है पुराने एग्जामों में। ये वाला जो 20 अक्टूबर 1991 को आया था, 20 अक्टूबर वाला, तो 20 अक्टूबर 1991 में जो ये भूकंप आया था ना उत्तरकाशी, इसी पर दोस्तों एक मूवी बनी है जिसका नाम है चक्रचाल, है ना? चक्रचाल मूवी आपको मालूम होगा, आपने देखी भी होगी, उत्तराखंड की बहुत फेमस मूवी है चक्रचाल। तो इसी भूकंप पर बनी थी, जो अक्टूबर 1991 में आया था, उत्तरकाशी में आया था। और गंगोत्री में 1816 में आया था। देहरादून 1937 में 8 रिक्टर स्केल का। अल्मोड़ा में 1945, कपकोट में 1966 में आया था 6.3 रिक्टर स्केल का। और साथियों लोहाघाट में 7.5 का, और पिथौरागढ़ में 1916 में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40वां है कि जलवायु विभाजन का सही सुमेलित नहीं है। देखिए, ऐसा प्रश्न प्रीवियस ईयर में आ चुका है, इसलिए आपके सामने दोबारा रख दिया है। तो सोचिए सर, इसका आंसर क्या होने वाला है? जलवायु विभाजन का सही सुमेलित नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर गलत है। 900 से 1800 मीटर नहीं दोस्तों, ये गर्म शीतोष्ण का काल होता है। ठीक है, शीतोष्ण की बात करें तो 1800 से 3000 मीटर तक होता है, तो ऑप्शन बी गलत है। और हिमानी की बात करें, तो हिमानी लगभग 4000 मीटर से ऊपर, कहीं पर 4200 से मीटर से ऊपर मिल जाता है ना? तो ये आपको ध्यान रख लेने हैं। उपोष्ण जलवायु सबसे नीचे होती है, तराई भाबर से 900 मीटर तक होती है। फिर आता है गर्म शीतोष्ण, ये 900 से लेकर 1800 तक। फिर आता है शीतोष्ण, 1800 से लेकर 3000 तक। और फिर अल्पाइन, यहाँ पर शीत शुष्क, फिर अल्पाइन। अच्छा, 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन का कार्य कब से शुरू हुआ था? तो जी हाँ दोस्तों, आपको हो गया कि 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। देखिए, वन पंचायत वर्तमान में क्या है? 11 जनपदों में वन पंचायतें हैं। अगला क्वेश्चन है 42वां है कि पहाड़ी फूड उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए देश का पहला PMFME, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, राज्य के किन 2 जिलों में स्थापित किया गया है? अच्छा प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, ये देहरादून नैनीताल में। कहां पे? देहरादून नैनीताल में। तो यहां पर दोस्तों हमारे 42 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया है, डे 4 का आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को देखिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप उत्तराखंड की हिस्ट्री की क्लास देखना चाहते हो तो आप सर्च कीजिएगा, या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में चले जाना, वहां पर भी पिन कर दूंगा। तो मिलेंगे फिर दोस्तों नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि। जय हिंद दोस्तों।